हेलो गाइस, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से कर दीजिए ताकि आप इसी तरह के अमेजिंग स्टोरीज को मिस ना कर पाए। थैंक यू। शुक्रिया। तो कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर खत्म हुई थी। जिनको उसकी ओर देखने के बाद कहता है, हाँ तुमने सही कहा, यह टेम्परेचर इतना कम इसलिए है क्योंकि हम हाईलैंड में हैं। पर मून, ऐसा लगता है कि हमें आज रात यहीं पर बितानी पड़ेगी और कल सुबह जल्दी निकलने पर हम रात होने से पहले यूक्सी पहुंच जाएंगे। तो मून कहता है, ठीक है, मैं कैंप को लगाता हूँ। इसी के साथ वो रात हो जाती है और हम देखते हैं मून ट्रेनिंग कर रहा होता है और जिन्बो उसे देखता हुआ सोच रहा था, मुझे लगा नहीं था कि मून का पास्ट ऐसा होगा। वह मेरे जैसा ही होगा। मुझे लगता है कि वह उसी उम्र के आसपास था जैसा कि मैं था उस समय पर जब मैं जोकुम माउंटेन में ट्रेनिंग कर रहा था खुद से। इतना सोचते हुए वह अपने हाथ में एक लकड़ी के टुकड़े को लेकर मून की ओर जाते हुए कहता है, एक मिनट रुक जाओ और मेरे पास आओ। जो सुन मून भी थोड़ी देर के लिए हैरान होता है तो जिन्बो उसे इस तरह देखता हुआ कहता है, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? जल्दी मेरे पास आओ और अपना सबसे बेस्ट ट्राई करना। उधर मून उसे देखता हुआ सोच रहा था, तो समय आ गया, वह सच में मुझे असली ट्रेनिंग देने वाला है। क्या मैं नर्वस हो रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पर यार, वह इतना बड़ा क्यों दिख रहा है और इतना खतरनाक भी, जबकि उसके पास बस एक लकड़ी का टुकड़ा है। यह तो बिल्कुल ही पागलपंती से भरा हुआ है। ये सब वह सोच ही रहा होता है। तभी जुनगो उसके पीछे आकर उसे मारते हुए कहता है, क्या तुम हमेशा पत्तों की तरह इसी तरह कांपते हुए बॉडीगार्ड बने रहना चाहते हो? केवल तुम अकेले अपने एक्साइटमेंट से कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्हें हमेशा एक लेवल पर अपने सर को रखना चाहिए। जिन्हो की मार से मून जमीन पर लेटा हुआ सोच रहा था, अरे यार, ये क्या था? उसने बस मेरे सर को थपथपाया है, पर फिर भी वह तो बिल्कुल ही एक अलग लेवल पर है उस वॉरियर के मुकाबले में जिससे कि मैं पहले लड़ा था। मुझे कई बार गर्व हुआ था उससे लड़ाई के बाद, क्योंकि मैं जब भी इसके बारे में सोचता था कि मैंने उसके अटैक को रोक दिया है तो, पर मैंने एक भी दिन बिना छुट्टी के इतनी मेहनत की, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं अभी भी बहुत कमजोर हूँ। या फिर ऐसा इसलिए है क्योंकि जिन्हो जिसका हिसाब नहीं लगाया जा सकता उतना स्ट्रांग है, या फिर यह दोनों ही कारण है। जो भी हो, यह एक बड़ा अवसर है मेरे लिए, मैं अपना पूरा दूंगा। इतना सोचने के बाद जब वह जिन्बो पर अटैक करता है तो जिन्बो अपने चॉपस्टिक से उसके स्वॉर्ड को रोकते हुए कहता है, जब तुम अपनी स्वॉर्ड को घुमाते हो तो अपनी कोहनी को थोड़ा और बढ़ाना। इस तरह तुम अधिक ताकत को लगा सकते हो अपने अटैक में। तुम्हारा शरीर ज्यादा कठोर होने के कारण रिएक्शन टाइम काफी डिले है, इसीलिए तुम्हारी आंखें हमेशा समतल होनी चाहिए और हमेशा अपने पैरों को जमीन से लगाए रखना। साथ ही अपने पेट के निचले हिस्से से सांस लो। अगर तुम अपने वीकनेस को समझ जाते हो तो तुम अपने बेसिक को मास्टर कर सकते हो। तो मून कहता है, मैं अभी भी कर सकता हूँ। जिसके रिप्लाई में जिन्हो कहता है, इतना ही काफी है। 3 सर्कल टेक्निक के साथ अपनी ऊर्जा को चैनल करो और कुछ देर आराम कर लो, क्योंकि आराम करना भी ट्रेनिंग का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है। आगे वह उसकी ओर देख एक स्माइल करते हुए कहता है, तुमने काफी अच्छा किया। जो सुन मून भी थोड़ी देर के लिए हैरान हो जाता है। बाद में वह कहता है, शुक्रिया। इसी के साथ हम कहीं और पर देखते हैं। लाल भूतों की सेना का कैप्टन जिन्हो को याद करते हुए सोच रहा होता है, मुझे इस पर विश्वास नहीं हो रहा है। मैं इतने दिनों से अपनी एनर्जी से उसके द्वारा दिए गए घाव को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी यह पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। उस समय पर यह इतना अचानक था कि मैंने अपने गार्ड को नीचे कर लिया था, पर अब मैं कैप्टन नामकुन भी उस तरह के दोबारा सेम मिस्टेक को नहीं करूंगा। इसीलिए बेहतर होगा कि तुम खुद को संभालना। इतना बोलते हुए जब वह बाहर निकलता है तो उससे बाहर वही गिटार वाला बंदा बैठा हुआ दिखता है, जिसे देख वह कहता है, तो डैनियल कहता है, कुन भी ऐसा दिखता है कि तुम अब बेहतर लग रहे हो। तो कुन भी कहता है, मैं अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ हूँ, लेकिन मुझे घूमने फिरने में कोई समस्या नहीं आ रही है। मैं तो बस आभारी हूँ कि मैंने बाल्टी को टक्कर नहीं मारी। मुझे लगा था कि मैंने पूरी तरह से काम कर दिया है, लेकिन वह पर्सन किसी डीमन से कम नहीं है। आगे वह डैन्यूब को पत्ता को घुमाते हुए देख कहता है, यह देखते हुए कि तुम फिर से पत्ते को कैसे घुमा रहे हो, लगता है कि तुम्हारे दिमाग में काफी कुछ है। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम उस कमीने से दूर भाग गए थे? तो डैनियल
कहता है, हाँ मैं वहाँ से भाग गया था। उसने मुझे काफी मुश्किल सिचुएशन में डाल दिया था। जिस पर कुनबी कहता है, क्या सच में? तो बताओ वह कितना पावरफुल है। डैनियल बताता है, वह कोई साधारण ओपोनेंट नहीं है। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? उसे देखता हुआ ऐसा लगता था कि मानो मैं एक बड़े से शिलाखंड को देख रहा हूँ जो एक पहाड़ की तरह था जिसे हिलाया नहीं जा सकता। मुझे नहीं पता कि कोई ऐसा कैसे हो सकता है और आखिरकार उसने हमारा ध्यान इतने समय तक कैसे नहीं खींचा। आखिरकार वो आया कहाँ से है, क्योंकि उससे बातचीत करने का कोई गुंजाइश नहीं है। तो कुनबी कहता है, मैं जानता था पहले से कि ऐसा ही होगा। तो बताओ अब तुम क्या करने जा रहे हो? क्या तुम प्लानिंग को बंद करने वाले हो? तो डैनियल बताता है, ऑफ कोर्स नहीं। बेशक वह अनप्रिडिक्टेबल वेरिएबल है, पर फिर भी हम सिर्फ एक आदमी के चक्कर में अपने मेन प्लान को बंद नहीं कर सकते। तो कुनबी कहता है, चलो यह बढ़िया है। भले ही मैं उसे हरा ना पाऊं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी रक्षा करना सुनिश्चित करूंगा। तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। जो सुन डैनियल उसकी ओर देखता है और एक स्माइल के साथ कहता है, अब हम पीछे हटने के लिए बहुत दूर आ चुके हैं। तुम चाहे जितना भी टाइम और एफर्ट को लगा लो अपने प्लानिंग में, लेकिन तब भी अनएक्सपेक्टेडली वेरिएबल हमेशा आ ही जाते हैं। मुझे लगता है कि इसीलिए वे कहते हैं कि जीवन जीने लायक है, चीजें दिलचस्प हो रही है। उसकी बातों को सुन कुनबी कहता है, तुम्हें सच में लगता है यह हंसने वाली बात है? तुमको तो अभी रोना चाहिए था। आगे वह बोलता है, यह वही चीज है जो हमें चाहिए था, साइलेंट नाइट को उसकी नींद से जगाने के लिए। इसी के साथ सीन चेंज होता है और हम दोबारा जिन्वो और मून को देखते हैं। लेकिन तभी जिन्वो को कुछ एहसास होता है। वो देखता है कि उसके बगल से कई सारे कैरेज जा रहे होते हैं और उन्हीं कैरेजों के बीच एक कैरेज में पॉइजन मास्टर भी होता है, जिसका की ध्यान जब जिन्वो पर जाता है तो वह तुरंत ही अपने कैरेज को रोकते हुए कहता है, अरे यार तुम लोग क्या कर रहे हो? मैंने कहा रुक जाओ। आगे वह जिन्वो से बोलता है, वेल यह क्या ही आश्चर्य की बात है, मुझे आपको यहाँ देखने की उम्मीद नहीं थी। पीछे से मैरियो भी कहती है, मास्टर जिन्वो प्लीज रुक जाइए, हम लोग युक्सी जा रहे हैं। पर आप कहाँ पर जा रहे हैं? जिन्वो बताता है, हम भी वहीं जा रहे हैं। मुझे लगता था कि आप लोग माइटी फिस्ट के हेडक्वार्टर के हेवनली अलायंस के लोगों से मिलने के लिए गए हुए थे। जो सुन पॉइजन मास्टर उससे बताता है, हेवनली अलायंस ने अचानक ही अपने प्लानिंग को बदल दिया। उन्होंने हमसे इस जगह के बजाय युक्सी में मिलने के लिए कहा है। वे लोग काफी घमंडी कमीने हैं, पर खैर सौभाग्य से माइटी फिस्ट ने अपने वॉरियरों को हमारे साथ जाने के लिए कहा है। उसी समय वहाँ पर आते हुए कोई कहता है, मास्टर टैंग हम यहाँ पर क्यों रुके हुए हैं? तो पॉइजन मास्टर उसे बताता है, हम माफी चाहते हैं यहाँ पर रुकने के लिए। यह मास्टर जिन्वो है जिसने हमारी जान बचाई थी और मैंने आपको इसके बारे में पहले बताया था। आगे वह जिन्वो को बताता है, यह 8 भुजाओं वाला कमांडर मास्टर लिम सुकांग है। वह माइटी फिस्ट के टॉप 5 मार्शल आर्टिस्ट में से एक है। वह जितना फाइटिंग के बारे में जानता है उसके मुकाबले में कोई भी नहीं जानता। तो वो बंदा उन दोनों के पास आते हुए कहता है, आप काफी काइंड पर्सन हैं। मैं लिम सुकांग माइटी फिस्ट से मैंने सुना है कि इतनी कम उम्र में आपके पास इम्प्रेसिव फाइटिंग स्किल है। जिस पर जिन्वो भी उसे ग्रीट करते हुए कहता है, मैं बस अपनी रक्षा कर सकता हूँ। साथ ही वह सोच रहा था, 8 भुजाओं वाला कमांडर लिम सुकवांग, मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। क्या उसने मुझे अभी तक नहीं पहचाना? तभी पॉइजन मास्टर कहता है, मास्टर लिम क्या यह ठीक रहेगा अगर मास्टर जिन्वो हमारे साथ जाते हैं तो? जो सुन कमांडर कहता है, अगर वह इतना ही स्किलफुल है जितना मैंने सुना है तो वह निश्चित रूप से उसकी हेल्प कर सकता है। चलिए एक साथ युक्सी चलते हैं। तो पॉइजन मास्टर जिन्वो और मून को अंदर ले जाते हुए कहता है, क्या आप लोगों ने सुना? हमारे पास गाड़ी में बहुत जगह है, इसलिए चलिए अंदर चलते हैं। वहीं कमांडर अभी भी जिन्वो को देख रहा होता है, पर थोड़ी ही देर बाद वो वहां से जाते हुए कहता है, सभी लोग फॉर्मेशन में वापस चले जाओ, हम आगे बढ़ने वाले हैं। इसी के साथ